आज तीसरा दिन है अपना जो ये सत्र ये चल रहा है और आज इसका आखिरी दिन है। तो बहुत से सदस्यों ने बीच बीच में, चाहे वो जीरो आवर है अथवा अन्य समय चर्चा करते समय, बहुत से विषय उठाए हैं। तो मैं समझता हूँ इस समय मुझे कुछ बातों पर उल्लेख जरूर करना चाहिए। वैसे तो अधिकांश विषय चाहे मैंने स्वयं यहाँ बैठ के सुने हैं, चाहे अपने कक्ष में बैठ के सुने अथवा मेरे पास लिख करके भी आए हैं, अधिकांश जो सदस्य हैं उनकी तो अपनी जो डिमांड्स हैं इलाके की या इलाके की कुछ कठिनाइयाँ ऐसी हैं जो सब नोट कर ली गई हैं। और जहाँ भी कहीं बीच में हमारे मंत्रियों द्वारा अथवा मुख्यमंत्री द्वारा जो भी आश्वासन दिए गए हैं वो भी उसको पूरा किया जाएगा। और कुछ विषय ऐसे हैं जो प्रदेश भर से जो जुड़े रहते हैं, महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जिनकी चर्चा हुई है, उसका जवाब देना मुझे भी लगता है कि इस आखिरी ये जो 1 घंटा है जिसके अंदर मुझे अपने उत्तर रखने चाहिए, उस पर चर्चा जरूर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे नेता प्रतिपक्ष अगर होते यहाँ तो शायद उसमें कोई बात उनकी ओर से बीच बीच में कई बार तो कही जाती है, लेकिन अगर ना टोका जाए तो जल्दी से ये 15-20 मिनट में विषय समाप्त हो सकते हैं। बाद में विधायी कार्य पूरा करके करेंगे, क्योंकि सरकार का जो पक्ष होता है वो एक पक्ष निश्चित रूप से सरकार रखती है। अब बहस करने का जो समय होता है पहले हो गया होता है। अब इस समय तो जो हमारा पक्ष हम रखेंगे, बहस होगी तब भी वही है, नहीं होगी तब भी वही है। इसलिए कोई बात डाइसेंटिंग हो भी सही, आप लोग बाद में भी बताएंगे, अगले सत्र में बताएंगे, लिख के भेजेंगे तो उसमें हम करेंगे, लेकिन उस बहस का कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। मैं तो कुछ स्पष्टीकरण चीजें जो रखना चाहता हूं, तथ्य है वो रखना चाहता हूं। हमारे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने परसों जो सेशन के बाद बिल भी करेंगे, बिल तो अंतिम काम है, विधायी कार्य है, बीच में मुझे अपना उत्तर देना है। हाँ, मैं छोटा ही करूंगा, आप नहीं बोलेंगे तो बहुत छोटा करूंगा। हाँ, मैं तो इतना बताना चाह रहा हूं कि उस समय एक बात कही गई कि प्रदेश के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट का नाम लेकर के कहा गया कि 2022 की रिपोर्ट में 4,15,000 रुपए का जो स्टेट के ऊपर डेट है, जो कहीं भी तथ्य के अनुरूप नहीं है। क्योंकि 2022 की जो रिपोर्ट है, 21-22 का जो ऋण है उसको प्रदर्शित करती है। उस रिपोर्ट में लिखा है, क्योंकि ये फैक्ट है, मैं सबके सामने रख रहा हूं, कोई भी उसको देख सकता है, उसमें 2,39,000 पब्लिक डेट लिखा है। जबकि हमारे अकाउंट्स में जो फाइनल अकाउंट बने हैं, हालांकि 1 साल के बाद इसका रिकंसिलेशन होता है, उसके अंदर ये 2,27,697 करोड़ है। 12,000 करोड़ का अंतर दिख रहा है, वो अपने आप अकाउंट वाले करेंगे, लेकिन 2,27,000 या 2,39,000, इसको अगर 4,15,000 करोड़ कहा जाएगा तो एक मिस जिसको कहना इंफॉर्मेशन है, इसका जो लोगों में मैसेज जाएगा वो बहुत अच्छा नहीं है। अपने प्रदेश की स्थिति हमको वही रखनी चाहिए। आखिर इसको बाकी प्रदेशों के भी लोग, देश के भी लोग ये सब पढ़ते हैं। तो ये आंकड़ा किसी भी कारण से 2,39,000 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और जैसा हमने अपने अकाउंट बुक्स में है वो 2,27,000 करोड़ है। ये एक फैक्ट मैं रखना चाहता हूं। और ये भी दूसरा फैक्ट है कि जितने पैरामीटर्स संवैधानिक तौर पर तैयार किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, वो हम अंडर लिमिट हैं। जैसा हमको इस बार डेट लेने की जो छूट थी वो क्योंकि कोविड के बाद इसको बढ़ाया गया था, तो वो 40,661 करोड़ रुपया हम 20-21 में ऋण ले सकते थे, 21-22 में, लेकिन हमने इसको 30,500 करोड़ तक ही रखा। 40,661 ले सकते थे, लेकिन हमने लिया है 30,000 करोड़। 21-22 में ये 40,872 ले सकते थे, हमने 30,500 लिया। तो जो लिमिट है उससे भी कम हमने ऋण लिया है, उससे हमने काम चलाया है। ऐसे फिस्कल डेफिसिट जो लिमिट है 15th फाइनेंस कमीशन ने, FRBM जो लिमिट होती है वो रखी है 4%, लेकिन हमने उसको आज भी 2.99 पर मेंटेन कर रहे हैं, जो देश के किसी और प्रदेश में मेंटेन नहीं रखी जा रही। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है जिसके कारण से हम इसको रखे हुए हैं। तो इस एक फैक्ट को ये मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। दूसरा एक विषय यहां उठाया गया है, गुरुग्राम जिले में कासण और उसके आसपास के गांव, जिसकी जमीन वो एक्वायर की गई थी 2009 में या 10 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, पहले तो नीचे कोर्ट्स में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्विजिशन है उसको अपहेल्ड किया कि 2010 के रेट पर ही आप जो है ये जमीन जो है ये सरकार ने एक्वायर की है, ले सकते हैं। इसके अंदर एक कठिनाई पैदा क्या हुई
कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उस समय के रेट्स थे वही रेट देने हैं, ज्यादा नहीं देने हैं। और वो रेट कैलकुलेट करने के बाद जो भी सिस्टम जो एक्विजिशन एक्ट का है 92 लाख रुपया लगभग ये पर एकड़ का रेट बना है। कोर्ट ने आगे उस पर इंटरेस्ट देने की भी मनाही कर दी। लेकिन आज जब वहां आंदोलन हुए, हमको भी लगता है कि गुरुग्राम जैसे शहर में ये रेट बहुत कम है, 92 लाख रुपया 10-12 साल के बाद उनको मिल रहा है। तो एक स्पेशल प्रोविजन वहां की जो उनके किसानों के ग्रुप्स हैं वो भी हमको मिलते रहे, धरना भी चल रहा है। तो उनसे मिलने के बाद एक निर्णय क्या, सरकार ने पॉलिसी एक बनाई है और उसमें कुछ लोगों से बातचीत हुई है, जब उन्हें 2 करोड़ 40 लाख रुपया उनको मिल जाए ऐसी कोई एक सिस्टम बना करके उनका डिक्लेयर करेंगे। उनका मत था कि नहीं, इसको बढ़ाया जाए। अंत में हमने भी उनसे स्वीकार किया कि ठीक है, 240 से बढ़ा करके पॉलिसी स्पेशल बनाएंगे। और ये पॉलिसी स्पेशल उसी एक एक्विजिशन के लिए है, सबके लिए नहीं है। उस एक के लिए बनाने के बाद अब जो 92 लाख रुपए के अतिरिक्त, जिसमें 450 मीटर पर एकड़ ये प्लॉट भी दिया जाता है जो पहले की पॉलिसी है, हमने उसको बदल करके उसको 1000 मीटर कर दिया है, बजाय 450 के 1000 मीटर कर दिया है। और सुविधा क्या दी है कि 1000 मीटर के बाद करने के बाद भी चाहे तो उसको बाजार रेट पर बेच लें, जब भी वो डेवलप हो जाएगी तब उसको हैंडओवर करेंगे। अब उसके बदले में जो डेवलपमेंट चार्जेस लगा करके और जमीन की कीमत लगा करके जो 16,500 बनता है वो उनसे लेंगे और जो बाजार रेट है वो बेचेंगे। तो 16,500 रुपया पर मीटर के हिसाब से उनका 92 लाख रुपया काट करके बाकी उस समय उनसे 2 साल के बाद लिया जाएगा। उनको एक प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा और यदि वो चाहें तो 3 महीने बाद ये प्रमाण पत्र मिलेगा। 15 दिन में अगर वो चाहें तो उस प्रमाण पत्र को सरकार को दे करके जो उनका सर्टिफिकेट होगा बाय बैक भी सरकार कर लेगी। और उस बाय बैक का जो रेट है वो भी अपने उनको बता देंगे कि आज की डेट में 34,100 रुपया कैलकुलेशन करने के बाद ये लगभग 2,67,000 रुपया, 2 करोड़ 67 लाख रुपया पर एकड़ बनता है। जो 2 करोड़ 40 लाख का था उसको हमने 2 करोड़ 67 लाख रुपया पर एकड़ कर दिया है। और एक और उसमें भी जैसे एन्युटी होती है 21,000 रुपया पर एकड़ पर ईयर ये दिया जाता है, जिसमें 750 रुपया हर साल वो बढ़ता रहता है। उस इक्विटी का भी 33 साल की इक्विटी होती है, उसका हमने हिसाब लगा लिया है। अगर कोई आदमी इक्विटी भी नहीं लेना चाहता तो उसको उसका रेट 34,450 अर्थात 350 रुपया पर गज ये ज्यादा उसको मिल जाएगा। ये लगभग 3.5 लाख रुपया 1000 मीटर के ऊपर 3.5 लाख रुपया बनता है ये, और एक साथ लमसम ये उनको दे दिया जाएगा। लेकिन ये सारी पॉलिसी होगी नो लिटिगेशन पॉलिसी। अगर इस पर सहमति होती है और वो इतना स्वीकार करते हैं या तो इतना पैसा उनको मिल जाएगा और या फिर 92 लाख प्लस 1000 मीटर बेचेंगे। उस समय 2 साल के बाद उनका वो जो 16,500 वो वापस उनको जमा कराना पड़ेगा। तो ये सारा नो लिटिगेशन। हाँ, अगर नो लिटिगेशन पॉलिसी पर नहीं आते तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 92 लाख प्लस 450 मीटर ये उनको मिलेगा। फिर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट जो फैसला करेगा वो मान्य होगा। ऐसी एक पॉलिसी हमने बनाई है और मुझे लगा कि ये घोषणा यहां करने से, क्योंकि हमारे विधायक जो वहां के हैं श्री जरावता जी ने ये विषय उठाया था, इसलिए मैंने इसको यहां बताना ठीक समझा है। एक आया है पंचायतों का कि नई पंचायतें बन के आई हैं और इनके कुछ सिस्टम ऐसे बनाए जाएं ताकि उनको भी लगे कि सारे अधिकार उनके बरकरार हैं। हम बरकरार की बजाय सोचते हैं कि इन अधिकारों को और ज्यादा बढ़ाया जाए। जो पैसा पंचायतों का, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उनका अपना पैसा होता है या जो हमको ग्रांटी नेट देते हैं, ये सारा पैसा खर्च करने का अधिकार ये केवल उनका है। हो सकता है अभी कुछ फाइलें यहां आती हों, डायरेक्टर के पास आती हों या चंडीगढ़ आती हों, वो सारी फाइलें यहां से मंगवाना बंद करेंगे। वहीं लोकल लेवल पर पंचायती राज सिस्टम को ऑटोनॉमी के नाते से उनका अधिकार पूरा वो दिया जाएगा। इसके अंदर इतना जरूर है कि
पारदर्शिता बनी रहे। तो पारदर्शिता बना के रखना ही हमारा सरकार का दायित्व भी है और जनता भी चाहती है। ऐसा विषय ना हो कि जिसमें पारदर्शिता समाप्त हो जाए। तो अभी कोटेशन लेवल पर, जिसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं होगा, छोटा काम कोई भी है, पंचायत रेजोल्यूशन करे या पंचायत समिति या जिला परिषद रेजोल्यूशन करे, 2 लाख रुपए तक का काम अपने कोटेशन के आधार पर कैसे कराना है, कैसे उसको चेक करना है, ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन 2 लाख से ऊपर उसको काम करने के लिए जो अभी ये हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल है, इसके माध्यम से ही वो किया जाएगा। उसके टेंडर इसमें ही डाले जाएंगे। अभी तक वो टेंडर जो डालने की प्रक्रिया थी उसको एक्शन लेवल के ऊपर ही क्लियर किया जाता था, लेकिन अब 2 लाख से 25 लाख तक उसको सब डिवीजन लेवल पर एसडीओ ही उसको सैंक्शन दे देगा, ताकि वो एक स्थान पर आने के बजाय अलग अलग सब डिवीजन पर ये काम हो सके। बजाय 22 जिलों के जिला केंद्रों पर होने के बजाय सब डिवीजन जितने भी हैं उतने लेवल पर काम हो जाए, उसको थोड़ा स्पीड फास्ट हो जाएगी। और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, हर जगह जो ग्राम पंचायत का सरपंच है, यानी बॉडी पास करेगी, पंचायत उसको पास करेगी रेजोल्यूशन, और सरपंच उसका अप्रूवल देगा। पंचायत समिति उसकी जो समिति है, बॉडी है, वो उसको पास करेगी, और अप्रूवल जो है वो चेयरमैन पंचायत समिति, ऐसे ही जिला परिषद अप्रूवल से वहीं वो करेंगे। और वहीं उनका टेक्निकल सैंक्शन जो देनी होती है वो 2 लाख से 25 लाख रुपए तक तो सब डिवीजन लेवल पर, और 25 लाख से 1 करोड़ तक एक्शन लेवल पर, 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक एससी लेवल पर, और 2.5 करोड़ से ऊपर ये चीफ इंजीनियर लेवल पर आएगा। क्योंकि 2.5 करोड़ से ऊपर के काम बहुत कम होते हैं, बड़े काम होते हैं, इसलिए चीफ इंजीनियर का रोल उसमें टेक्निकल सैंक्शन के लिए रखा है। लेकिन अप्रूवल वहीं पर उनके चेयरमैन और सरपंच ये सब करेंगे, उसमें हम नहीं करेंगे। अब विषय आता है कि कहीं कहीं उनका जो अपना बजट है वो विकास के कामों में कई बार कम पड़ जाता है। तो कम पड़ता है क्योंकि उनका निश्चित बजट है, चाहे उसमें फाइनेंशियल स्टेट फाइनेंस कमीशन का हो, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का हो, उनकी अपनी इनकम हो, या स्टैंप ड्यूटी में पैसा मिलेगा, या उनके कहीं लीज बनी होती है, ठेका होता है, ये इनकम आती है। जो इनकम आती है वो सारा खर्च करने का अधिकार उनका। अगर कहीं कम पड़ता है वो फिर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से या एचआरडीएफ की ओर से या कुछ अन्य जो रिजर्व फंड हमारे किसी स्कीम के होंगे, उस स्कीम में से ऑन डिमांड उनको दिए जाएंगे। ऑन डिमांड दिए जाएंगे तो उनके जो छोटे काम हैं, 25 लाख रुपए तक के जो काम हैं, उनको कराने के लिए उनको मिलेगा। 25 लाख से ऊपर का कोई काम है वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट कराएगा, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और उसका जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा कि उसकी अप्रूवल और उसकी सैंक्शन ये स्टेट गवर्नमेंट के ही अधिकारी देंगे। ये काम चूंकि उनका अपना पैसा, हम एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं 25 लाख से नीचे वाले काम, उसको तो उसी पैटर्न पर कराएंगे जो उनका अपना पैसा। 25 लाख से ऊपर के काम स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे 25 से 1 करोड़ रुपया सीओ जिला परिषद अप्रूव करेगा, एक्शन उसकी सैंक्शन देगा। 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक डायरेक्टर पंचायत ये अप्रूवल देगा, और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वो उसका सैंक्शन करेगा। 2.5 करोड़ से 5 करोड़ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी अप्रूवल देगा। ईआईसी, या जहां ईआईसी जिस डिपार्टमेंट में नहीं होते, और डिपार्टमेंट में ऐसे हम कर रहे हैं, वहां चीफ इंजीनियर वो जो है उसका टेक्निकल सैंक्शन देंगे। 5 करोड़ से 10 करोड़ मंत्री डिपार्टमेंट के वो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देंगे, और ईआईसी और चीफ इंजीनियर वो उसके सैंक्शन देंगे। और 10 करोड़ से ऊपर चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए आएगा, और टेक्निकल सैंक्शन इंजीनियर इन चीफ या चीफ इंजीनियर वो देंगे। तो इस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट के भी प्रावधान है वो ये किए गए हैं। और मैं समझता हूं इसके अंदर हमने जितनी भी ऐसी पावर्स हैं जो पंचायतों को, जिला परिषद और ब्लॉक समिति, अथवा ऐसे ही पैटर्न एक बनाएंगे, उसके शायद अमाउंट कुछ अलग हो सकती है, लेकिन नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद उसका भी एक पैटर्न बना दिया है। ध्यान यही रखा है कि जो पैसा उन संस्थाओं का है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इसी प्रकार, हाँ जी, बना देंगे, बना दीजिए सर। बना देंगे। आपकी पैटर्न जनता है।
जनता जरूर देख लेगी आपको क्या कर रहे हैं। पैटर्न बने ना बने, हम लोग हर काम के लिए पोर्टल जरूर बना देंगे। पोर्टल, हर काम के लिए पोर्टल जरूर बना देंगे। देखिए, कहने के लिए ये जो कटाक्ष किया जा रहा है कि हमारी सरकार पोर्टल की सरकार है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब से आईटी का सिस्टम शुरू हुआ है, 21वीं सदी जिस भी प्रकार से काम को आगे बढ़ाना चाह रही है, आज टेक्नोलॉजी के बिना ये चीजें संभव नहीं है। कोई एक समय था जब मैनुअल जो सारी चीजें चलती थी और एक फाइल यहां से चल करके वहां तक स्टेट हेडक्वार्टर तक या जहां भी जानी होती थी, सरकार को एक नाम दिया गया था, सरकार क्या, जो सरक सरक कर चले, वो सरकार। लेकिन हमको आज के युग में इसको स्पीड बनाना है। स्पीड माने कोई चीज अगर नीचे किसी बूथ लेवल पर भी हो रही है और वो अगर टेक्निकली उसके अंदर एंटर कर दिया, कोई ऐप बना दी, पोर्टल बना दी, कुछ बना दी, तो जिस समय वहां एंटर किया उसी समय जिसको भी उसको अधिकार है देखने का, फट अपना लॉगिन करे, वो उसको देख सके। सबकी नजर इसके ऊपर रहे ताकि काम में स्पीड आए, काम की कॉस्टिंग को चेक किया जा सके, भ्रष्टाचार ना हो सके, क्वालिटी को ध्यान रख सके। तो ऐसा एक मल्टीपल एक सिस्टम, जिसको ये कहा गया कि सबका साथ सबका प्रयास, इसका अर्थ ही है कि सब लोग इन्वॉल्व हो, जनता भी इन्वॉल्व हो, सोशल ऑडिट सिस्टम इस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये जो आज का समय है, इस समय में हम कदम ताल यानी एक बार सबको मिला करके साथ चलेंगे तो ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल का सबको लाभ होगा, इसकी कोई कठिनाई नहीं होगी। हरियाणा, भले हम पुरानी सोच के कहे जाते हैं कि हरियाणा तो ऐसा है, बड़ा ये खड़े बोली का प्रदेश है, बड़े ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, देश दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन आज आधुनिकता के आधार पर पिछले 8 साल में हमने जितने प्रयत्न किए हैं, इन प्रयत्नों के आधार के ऊपर देश में सब सरकारों में ये डंका बजा है कि हरियाणा जो है इन मामलों में सबसे आगे निकल गया, सबसे आगे निकल गया। और बहुत चीजें तो ऐसी हैं, दूसरी सरकारें वो हमसे पूछने के लिए आती हैं कि आपने ये कैसे किया। मुझे स्वयं जम्मू कश्मीर, जैसे 2 दिन पहले मैंने बताया, जम्मू कश्मीर वहां के एलजी ने मुझे बुलाया कि आपके यहाँ परिवार पहचान पत्र का सिस्टम क्या है, जरा हमारे यहाँ के बताओ। मेरा वहां घंटे भर का भाषण हुआ इस विषय को लेकर के। महाराष्ट्र के लोग ही हमारे पास आए, पड़ोस में अपनी राजस्थान सरकार, उन्होंने भी बहुत से हमारे जो विषय उनको समझा है। हमारी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी 8 राज्य, उसमें कोई पार्टी के हिसाब से नहीं, जिन राज्यों को लगता है कि ये अच्छी पद्धति है, और हम भी सीखते हैं, जब कोई अच्छी बात कहीं से बाहर से होती है तो हम सीखते हैं। हमारा आपस में अगर एक फेडरल, ये हमारा एक स्टेट है, फेडरल कोऑपरेटिज्म है, तो हमको सबसे अच्छी बातें सीखनी चाहिए और अपनी कोई अच्छी बात हो दूसरे को बतानी चाहिए। तो इसलिए ये जो सीखने का समय है, इसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। और इसमें तो हमारी स्पीड, इसका जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। एक कहानी है, एक बार 2 नौजवान जा रहे थे कहीं रास्ते में और उनको किसी गांव जाना था। नाम पता था गांव का, लेकिन किधर है, कौन सी दिशा है, कितना समय लगेगा जाने में, कितने किलोमीटर है, कितने मील है, ये नहीं पता था। किसी ने कह दिया होगा ये गांव है, जाओ। अब वो चल पड़े, पैदल जा रहे थे। तो रास्ते में एक बुजुर्ग मिले, उनको लगा कि इस बुजुर्ग से पूछना चाहिए कि फलाना गांव कहाँ है, किस साइड में है, कितना टाइम लगेगा, कितनी दूर है। उनको पूछा कि बाबा ये बताओ कि अमुक नाम का गांव है, ये कितनी दूर है, हमको कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। बाबा चुप। 1-2 मिनट बाद फिर उन्होंने पूछा, बाबा बता। बाबा फिर चुप। फिर उसके बाद तीसरी बार फिर पूछा, बाबा फिर चुप। अब ये परेशान हो गए कि हो सकता है इसको सुनता ना हो सकता है इसको हमारी बात समझ ना आई हो, हमारी भाषा ना जानता हो। निराश होकर के चल पड़े। और जैसे चले तो एक 100-200 कदम जब चले तो बाबा ने जोर से आवाज लगाई, जवानों सुनो 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 सुनो। दौड़े दौड़े आ गए कि ये क्या हुआ, बाबा हमको तो जवाब ही नहीं दे रहा था, हमको बुला रहा है। बुला लिया कि भी देखो जिस गांव में तुम जा रहे हो ना, रास्ता तुम्हारा ठीक है, जहां जा रहे हो जिस दिशा में, यही दिशा है। जंगल होते थे, कोई रास्ते तो होते नहीं थे, जंगल में से निकल के जाना होता था, लेकिन तुम 2 घंटे में पहुंच जाओगे। ले बाबा ये क्या बात हुई, हमने 1 बार 2 बार 3 बार पूछा, आपने बताया नहीं। अब आपने दूर से बुला के बताया कि हाँ 2 घंटे में पहुंच जाओगे। कि बेटा जब तुमने पूछा,
हमें तुम्हारी गति पता नहीं थी कि किस गति से चलोगे। अब जब तुमने 100-200 कदम चल लिए हो, मुझे ध्यान में आ गया तुम्हारी ये गति है, तो तुम्हारी गति को देख करके, तुम्हारी चाल को देख करके मैंने बता दिया तुम 2 घंटे में पहुंच जाओगे। तो निश्चित रूप से हमारी जो चाल है, इस चाल को देख करके आज देश और दुनिया कहने लगी है कि हरियाणा बहुत जल्दी आगे पहुंचेगा, हम कहीं भी कहीं पीछे रहेंगे नहीं। इसलिए इस ऑनलाइन पोर्टल का जितना भी खिल्ली मजाक ही उड़ाया जाएगा, उतना हमारे लिए लाभदायक है कि जनता सब समझती है कि हम क्या करते हैं, आप क्या कहते हैं। आप जो एसडीओ का वो कहा है ना सर, उसमें केवल उनका टाइम फिक्स जरूर कर दे जिसमें काम शुरू हो जाए। हाँ, टाइम कराएंगे, ये दिक्कत आ रही है। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि इन सब विषयों पर हमारा ध्यान है, जो कठिनाइयां कमियां ध्यान कराई गई हैं, जरूर हमारे अधिकारी सुन रहे हैं, एक एक चीज पर हम इस पर ध्यान करके आगे बढ़ाएंगे। एक हमारे विशनल सैनी जी ने तालाबों का विषय उठाया था। अथॉरिटी के पास बहुत बड़ा काम है। ये 14,000 तालाब है हरियाणा के, 8,000 तालाब ऐसे हैं जिनके लिए काम की आवश्यकता है, जिनके ऊपर करने की ओवरफ्लो हैं और जो पोल्यूटेड हैं, जिनकी जहां कहीं कब्जे भी हैं। तो इन सारे का काम करने के लिए उन्होंने अपने हाथ में काम लिया है। अभी तक 1762 तालाबों का जो जीर्णोद्धार का काम है वो शुरू हो चुका है। 663 तालाबों का काम ये पूरा भी हो चुका है। हमारे सभी विभाग, चाहे पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, सिंचाई विभाग, पीएचडी, जो भी विभाग इसके अंदर काम कर रहे हैं, या ये हमारा जो मिकाडा है, क्योंकि काडा मिकाडा एक ही बात है, तो जिनको पानी को सिंचाई के लिए आगे बाहर निकालना है, ऐसे सब विभाग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। गति इनकी बहुत अच्छी है, ठीक है। फिर भी इस गति को बढ़ाने के लिए इसमें और कुछ इंजीनियर्स या और डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन, इसको हम और तेज करेंगे। बहन गीता भुक्कल ने आशा वर्कर्स का ये एक विषय उठाया है। तो एक तो विषय था कि जो पंचायतों में चुनकर आई हैं वो रेगुलर कर्मचारी नहीं हैं, सरकार उनसे इस्तीफा कैसे मांग सकती है, ये विषय उठाया उन्होंने। तो उसमें इतना ही है कि जहां भी कहीं ये किया गया होगा, वो किसी एक इंप्रेशन में जरूर किया गया होगा कि इनका काम रेगुलर एक 8-10 घंटे का काम होता है, तो पंचायतों में जाएंगे तो वहां काम नहीं कर पाएंगे। फिर भी ये विषय चूंकि अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है, जैसे अगेन सब जुडिस मामला होता है, तो उसमें जो तारीख लगेगी उसमें हम अपना पक्ष रखेंगे, जो कोर्ट का डिसीजन होगा उसको मानेंगे। कोर्ट हाँ, जब कोर्ट, अब तो कोर्ट का सब जुडिस हम कुछ नहीं कहेंगे, अब तो कोर्ट ही डिसाइड अभी करेंगे। अभी कोई एक्शन नहीं होगा, अभी कोई एक्शन नहीं होगा जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं है, तब तक तो कर ही रहेंगे। ऐसे ही एक विषय शिक्षा के बारे में कई लोगों ने विषय उठाए हैं, मैं ब्रीफ में उन सब बातों को ध्यान कराऊंगा। हाँ जी, अब विषय सुन, अभी इसके बाद डिस्कशन नहीं। शिक्षा के विषय में जैसे निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालयों की बात हमारे वरुण जी ने, शायद बैठे नहीं, अब आ गए हैं, तो इसमें मेरा इतना ही कहना है कि हम किसी भी विद्यार्थी को, खास करके गरीब विद्यार्थी को, जिनकी इच्छा यह है कि हम सरकारी स्कूल के बजाय निजी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक ये योजना बनाई गई है जिसमें उनकी फीस, अगर वो सरकारी स्कूल की बजाय निजी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और वहां पर हमें भी कोई 10-20 लोग कहीं आसपास के स्कूल में जाएं, लेकिन उनकी आय 1,80,000 से नीचे ये तय है, उसके अलावा हम किसी की मदद नहीं करेंगे। ऐसे बच्चों को अगर जाते हैं और स्कूल एक्सेप्ट करता है, क्योंकि स्कूल एक्सेप्ट नहीं करेगा तब भी नहीं, हमने स्कूलों से ऑफर मांगी है, तो हमारे अभी तक 381 प्राइवेट स्कूलों ने दूसरी से 12वीं कक्षा तक 1881 छात्रों को ये दाखिला दिया है और उनकी फीस बिल्कुल तय कर दी है कि दूसरी से 5वीं तक 700, छठी से 8वीं तक 900, 9वीं से 12वीं तक 1100, या स्कूल द्वारा जो फॉर्म 6 भरा जाता है उसकी फीस दोनों में से जो कम होगी वो उनको दी जाएगी। और उसके आधार पर अभी तक हमने 15,64,995 रुपए फीस, इसकी जो प्रतिपूर्ति है ये कर दी है। और इस विषय में हमें कोई बहुत अंतर बड़ा पड़ता नहीं है, क्योंकि लाखों विद्यार्थियों में से अभी अगर 1881 गए भी हैं, लेकिन उनको एक मौका सबको दिया है, नहीं, नो डिफरेंस। अभी ये था, बाद में कोई और होगा तो आप देंगे, मैं कहता हूं चलो बाद में
किसी और का होगा ना, किसी और का होगा। बाद में करें। नहीं, कोई बात रह जाएगी तो बाद में भी है ना, अपन तो अभी यही है। कौन सा 2022 का ही ये सेशन आखिरी है, 23 के तो शुरू होने हैं अभी। दूसरा विषय भी आपका लिखा हुआ है कि निजी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को परीक्षा में बैठने दिया जाए। नहीं, वो भी है, ये भी है, दो है। ऐसा नहीं कि ये नहीं आया, ये भी आया है। और ये शमशेर गोगी जी ने भी उठाया है कि 70,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन प्राइवेट स्कूलों की मान्यता दी जाए। गोगी जी अब ये नहीं बैठे। तो एक बात इसकी जानकारी में देना चाहूंगा कि नियमावली 2003 में बनी थी प्राइवेट स्कूलों को रेगुलर करने की। हमारे समय भी नहीं, 2003 बहुत पुराना, शायद उस समय तो चौटाला जी का ही शासन था। और उस समय एक साल की मान्यता इनको दे रहे थे जो पैरामीटर्स पूरे नहीं कर रहे थे। और वो हर सरकार ने एक साल करते करते आज इसको 19 साल हो गए हैं। बहुत ऐतराज हमने 16 से ही करना शुरू किया कि इनको स्थायी मान्यता दो, और स्थायी मान्यता नहीं देनी है तो परमानेंटली कहो कि अगले साल से हम इसको मान्यता नहीं देंगे, ताकि कोई एडमिशन ना हो। 2000 लास्ट में, जो 2021 में भी 2022 में जब ये मान्यता दी गई जनवरी में इसी साल, तो उस समय भी ये कहा था कि जो आपका 21-22 का सेशन है वो आखिरी सेशन होगा, 22-23 के सेशन के लिए आप एडमिशन नहीं करेंगे। डीसीज को भी लिख के भेज दिया था, लेकिन कोई कोरेसिव मेथड हमने नहीं अपनाया। और उसके बाद भी ये विद्यार्थियों का एडमिशन, वो जो स्कूल हैं लगभग उसमें 1300 के आसपास स्कूल हैं, 280 और 1100, 1380 स्कूल अभी भी उन्होंने एडमिशन अपने किए हैं। अब जब परीक्षा का समय सिर पर आ गया है तो अब ये प्रेशर शुरू हो गया बनना कि नहीं फिर करो भाई। अब अल्टीमेटली कुछ विचार तो हमें करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करना पड़ेगा, कि आखिर बच्चे इस समय तक 9-10 महीने हो गए हैं उनकी पढ़ाई को पूरे हुए, आज हम ये कहें कि बंद करो, अब इस समय किसी और स्कूल में जाने लायक भी नहीं है, तो ये तुम करेंगे। लेकिन एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, और आपके माध्यम से या मीडिया के माध्यम से हमारे प्राइवेट स्कूलों ने सब ध्यान कर रहे होंगे जरूर, और जरूर ये छपेगा, पता लगेगा कि अगले सेशन में, यानी जो 22-23 का सेशन आएगा, नहीं 22-23 ये चल रहा है, 23-24 का जो आएगा, उसमें निश्चित रूप से किसी भी सीमा तक जाकर के हमको इसको रोकना पड़ेगा, वो रोकें। हाँ, उनको अपने स्कूलों में नॉर्म्स पूरा करने के लिए कोई सरकारी सहायता चाहिए, वो भी हम देंगे। लेकिन छोटे छोटे स्कूल, छोटे छोटे कमरे, या कमरे नहीं है तो कहीं भी बरामदे में इधर उधर बैठा के, या टीचर्स नहीं है क्वालिफाइड नहीं हो तो कम से कम कोई एक नॉर्म बना करके भी ठीक है। सब स्कूल उस लेवल के नहीं रख सकते जैसे गवर्नमेंट के पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई ठीक हो, वातावरण ठीक हो, और उसके लिए कोई सरकार की कोई योजना बनाएंगे ताकि कुछ स्कूलों को उसकी सुविधा दें। एज इट इज नॉर्म्स को पूरा नहीं करते, उनको 23-24 के एडमिशन हर दृष्टि से, हर तरीके से, और फिर उसमें हो सकता है आप लोगों में से कुछ सिफारिशें करने लगे कि ये तो इतनी संख्या में बच्चे हैं, इतनी संख्या में टीचर हैं, स्कूल हैं। उनको अपना रास्ता आज से ही सोचना होगा। अभी 3 महीने बाकी हैं कि हम 22-23 के बाद 23-24 का एडमिशन ये ना करें, इसके लिए कोई बाध्य ना करें। अभी नहीं दे रहे, बात करेंगे उनसे, उनकी यूनियन आएगी, क्या वो चाहते हैं, कितना हम कर सकते हैं। एक पंजाबी भाषा का विषय आया था, हमने पंजाबी भाषा के लिए टीजीटी के जो स्कूल हैं उसमें 1202 पद कुल हैं, 946 शिक्षक कार्यरत हैं, 256 पदों को भरने के लिए ये प्रक्रिया चल रही है, रिक्वेशन उसका दे दिया गया है। केवल अभी उसमें हमने ये जो HKR में उसी में नहीं लिए, बाकी उनका वो चल रहा है। पीजीटी जहां तक है उसके 179 रिक्त पद हैं, वो अभी भरा जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो रिक्वेशन वापस आई है, दोबारा से रिक्वेशन जाएगी, वो HPSC के माध्यम से ये भरे जाएंगे। तो इनको भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि पंजाबी टीचर्स की कमी नहीं रहने दी जाएगी। ये हमारा प्रश्न था गोगी जी का, शिषपाल केरवाला जी, दोनों का था। फिर गोगी जी ने भी गेस्ट टीचर का विषय उठाया है। गेस्ट टीचर्स को ये ठीक है कि हमने उनको पूरे 58 साल तक नौकरी का एक प्रावधान किया हुआ है, लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुसार ट्रांसफर ड्राइव में यह तय हुआ है, कोर्ट ने आदेश दिया कि पहले रेगुलर टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी में ड्राइव चलाओ, जो खाली स्थान रह जाते हैं उसमें ऐसे गेस्ट टीचर्स को भेजो। स्वाभाविक है कि जो नजदीक के स्थान हैं वो सारे रेगुलर टीचर्स ही भरेंगे, फिर बाद में जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको दूर के स्थान मिलने
उनकी कंपैरिजन में दूर मिलेंगे। हमने 6000 टीचर्स के प्रतिनिधियों से बातचीत करके उनका फिर से एक सिस्टम बनाया कि सेम डिस्ट्रिक्ट में, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में, एडजॉइनिंग टू एडजॉइनिंग, कोई 100 किलोमीटर के अंदर भी हो जाए तो ठीक। इतना सब करने के बाद उन 6000 में से मात्र 650 टीचर ऐसे बचे हैं जो इससे भी दूर उनको भेजा गया है, क्योंकि जब पोस्ट ही नहीं है तो हम उनको रख नहीं सकते। हम ये कोशिश करेंगे 3 महीने के बाद नया जो ड्राइव शुरू होगा अप्रैल में, उनको और भी एडजस्ट करने का प्रयत्न करेंगे। हो सकता है कोर्ट के माध्यम से हम ये निर्णय करवा सकें, क्योंकि कोर्ट का निर्णय है तो वहीं से जाके उसकी हमको दोबारा से जाना पड़ेगा कि उनको भी जो बाकी टीचर्स हैं उनके समकक्ष ला करके, और उनकी जो सीनियोरिटी है, ये योग्यता के आधार पर नहीं है, सीनियोरिटी के आधार पर है, तो उनकी सीनियोरिटी, और सीनियोरिटी बाय सर्विस नहीं है, सीनियोरिटी बाय एज है। मैं पहले भी इसका एक्सप्लेन कर चुका हूं, सीनियोरिटी बाय एज, सर्विस थोड़ी भी है लेकिन एज ज्यादा हो गई है, उसके घर के नजदीक उसको जाने का मौका मिले। तो इसके लिए हम अगले अप्रैल से इनकी जितनी एडजस्टमेंट होगी उसको हम करेंगे। इसी प्रकार काद्यान साहब बैठे हैं, एक विषय हर बार, लगभग हर बार नहीं तो एक आध सेशन को छोड़ के आता है, बेरिका कॉलेज। बेरिका कॉलेज 2016 में घोषणा की थी, मैं मानता हूं, लेकिन जब डिपार्टमेंट के पास विषय गया तो वो भी बच्चों की संख्या कॉलेज के हिसाब से देखते हैं, एक कॉलेज की दूरी दूसरे कॉलेज से कितनी हो इसको भी देखते हैं। अब बधाई की पात्र है हमारी गीता बुक्कल बहन जी के, इन्होंने झज्जर जिले में भरमार की कॉलेजेस खोलने की, और इतनी भरमार की कि 20 किलोमीटर के अंदर एक नहीं 2-2 कॉलेज भी आ गए। अब बेरी चौके दुजाना से भी नजदीक है। चलिए ठीक है, आप जैसा करेंगे मैं देख लूंगा, वो तो आप कर लेंगे, ठीक है। आप वहां बैठ करके जो करेंगे। सुनिए मैं बता रहा हूं आगे। ये आप जब आप घोषणा करते हो उसकी वायबिलिटी, फिजिबिलिटी भाई बहुत लोग उस समय मौके पर कराने वाले बहुत लोग होते हैं, करते हो ना बहुत जी, दबाव देते हैं कि ये कर जाओ, ये हेड ऑफ द स्टेट की ड्यूटी है कि वो उस फिजिबिलिटी, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि मैं उठता नहीं, आप ये कहते हो मैं हाँ नहीं बढ़ता, आप तो मैं आपको बताऊं, मैं बता रहा हूं ना, आगे सुन लो। अब चूंकि आपने कहा है, हमें आपको साल से जुड़ी हुई बात है ये साल, आप जैसे आपकी चाल को देख के मैं भी बता दूं, 60 से 40 आए थे, अरीब जो चाल दिखाई दे रही है ना जी, 5 या 6 आप इधर आके बैठोगे, ये आपकी चाल में बता रहे हैं। आपके जितने आएंगे उसमें आधे हमारे साथ और बढ़ जाएंगे। जितने आपके आए हुए हैं ना, इसमें से आधे और बढ़ के इधर आएंगे, चिंता मत करो। तो इसलिए अब मैं आपको इतनी ऑफर करता हूं मैं कि उस स्थान पर, क्योंकि वो किसी महापुरुष के नाम से भी आप लोगों ने कहा हुआ, किन के नाम से? पंडित भगवदयाल शर्मा जी के नाम से आप कोई और इंस्टीट्यूट, चाहे वो लड़कियों के लिए विशेष हो, कोई ट्रेनिंग का, कोई स्किलिंग का, जिसका वहां स्कोप बन सकता है। कॉलेज का स्कोप अब नहीं, इसलिए कि दुजाना वहां से कितनी दूर है, 8 किलोमीटर सरकार थी उस टाइम 2014 में, पॉलिटिकल जो है वो गर्ल्स का, वो उसकी नींव रखी थी, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी हुई थी। मैं उसको एक बार फिजिबिलिटी दिखा लेता हूं, उसकी फिजिबिलिटी दिखा लेता हूं। अरे भैया करने दो ना, चालू करने दो, विषय पूरा करने दो मुझे। मैं कह रहा हूं वो विषय जब कई बार बता चुका हूं मैं, लेकिन जो विषय आपने पूछे वो पूरा करने दो। अब नई चीजें ना उठाएं, जो मेरे पास लिखा है उसको पूरा करने दो। अगले वही विषय आएगा, लंबा हो जाएगा। अगले सेशन में रखना इसको। बलराज कुंडू जी ने, जगवीर मलिक जी ने विषय उठाया कि खेल नीति के अनुसार आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन और एलिजिबल जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको 3% का जो कोटा है, मैं इसमें एक गलतफहमी हो गई है शायद कि 4 विभागों में ही दिया जाएगा। ये ठीक है कि हमने विभाग उसमें सामने रखे हैं, लेकिन दिया कितना जाएगा? जितनी टोटल भर्ती है हरियाणा की ग्रुप सी की, जितनी टोटल भर्ती होगी किसी विभाग की होगी, उसका जितना 3% बनेगा
उसकी वैकेंसीज इन 4 विभागों में निकाली जाएगी, इसलिए संख्या में कोई कमी नहीं आने देंगे। 4 विभाग क्यों रखे हैं? इसलिए कि जो खेल की विधा है, ये खेल की विधा इन ये जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन आउटस्टैंडिंग हैं या एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इनकी विधा का उपयोग हमें किस किस विभाग में होता है, हम उसका एक मूल्यांकन करके, चाहे वो शिक्षा विभाग है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो एजुकेशन बोल दिया, और स्पोर्ट्स का अपना है, तो ऐसे 4 विभाग जो हैं जिनमें उनकी विधा का उपयोग ज्यादा कर सकते हैं। अब मान लो हमने बिना एग्जाम के, बिना मेरिट के उनको क्लर्क बना दिया, तो फिर वो जनता कई बार परेशान हो जाती है कि भाई मैं तो गया था काम कराने और ये तो अपना खेल में खिलाड़ी तो ठीक है, लेकिन उसका हमने कोई मेरिट का पैरामीटर तो नहीं देखा। तो इसलिए हमने उनकी जो विधा है वो खेल है, खेल का उपयोग शिक्षा के बच्चों को भी कराएंगे वो। इसलिए वो किसी भी विभाग की संख्या होगी उसका टोटल 3% इन 4 विभागों में किया जाएगा। हाँ, और ये 4% जो है दोनों मिलाकर होंगे, यानी जो मेडलिस्ट भी और जो एलिजिबल और दूसरे कौन से हैं आउटस्टैंडिंग, दोनों मिला के दोनों 3% होंगे। एक विषय है पोल्यूशन का। पोल्यूशन में ये बात ठीक है कि एनसीआर एरिया और इस एरिया में वैसे पोल्यूशन तो हो सकता है, बाकी स्थानों पर भी हो, लेकिन यहां थोड़ा सा सेंसिटिविटी ज्यादा है। दिल्ली के लोग या बड़े शहरों के लोग जिस प्रकार की सेंसिटिविटी दिखाते हैं, ये पोल्यूशन तो पुराने समय में भी होता था। हम छोटे होते थे, लाल आंधी काली आंधी ऐसी उठती थी, ऐसा थोड़ा नहीं होती थी। आज लाल काली तो आंधी खत्म ही हो गई, आज तो पैरामीटर बैरोमीटर चलते हैं कि हाँ इतने AQI हो गया। अब AQI हिसाब से अंदर बैठे बैठे भी पहले देखते हैं बाहर कितना AQI है तब निकलेंगे। तो जो रफ जीवन नहीं रहा उसके कारण से सेंसिटिविटी बढ़ गई, लेकिन हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि भाई हम जो कुछ कहा जाता है उसके हिसाब से इसको आगे बढ़ाएंगे, चीजें हम सुधार की तरफ लाएंगे। बहुत से काम हमने किए भी हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ये हमने लागू की है। सारे हमारे डिपार्टमेंट जो धूल प्रदूषण के प्रबंधन जिनको करना होता है, चाहे शहरी निकाय विभाग है, PWD है, HSBP है, NHAI है, HSIDC है, 18 धूल नियंत्रण और प्रबंधक प्रकोष्ठ, इन सब का गठन किया है ताकि समय स्थान पर इसको चेक कर सके। और जगह जगह पर जो हमने CTP और STP लगाए हैं, ये भी प्रदूषण को समाप्त करने के लिए इसकी गति भी हमारी बहुत अच्छी है। हमारा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनका पूरा एक एक्टिविटी बनी हुई है। आज दिन में भी एक प्रश्न आया था, वो जो फरीदाबाद और वो सारा ओखला है, ये जो आगरा नहर वाला, तो इस प्रकार का सब करते हैं। कंस्ट्रक्शन के जो वर्क होते हैं उस पर भी, सड़क की सफाई, स्प्रिंकलर, ये भी सारे उसके ऊपर हमने बहुत लिखे हुए हैं। 10 साल से पुराने जो डीजल वाहन हैं उसके पंजीकरण पर भी हमने प्रतिबंध लगाया है। और इसी प्रकार पराली जलाने के जो मामले हैं वो भी हमारे पिछली जितने भी होते थे उसकी तुलना में 50% से भी कम रह गए हैं। हमारे से ज्यादा तो बल्कि पंजाब में ये जलाया जाता है पराली का उपयोग। इसके लिए भी कई इंसेंटिव हमने किए हैं। इंडस्ट्री के अंदर कितना ज्यादा पराली का उपयोग हो सके उसको भी मैंने किया है। वृक्षारोपण 1 करोड़ 2 लाख वृक्षारोपण का जो लक्ष्य तय किया था उसमें से 76 लाख यानी 74% जो पौधे पेड़ हैं, पौधे हमने ये लगाए हैं, में आती हैं वो सब कराई जाती है। मुआवजा, अब मैं कह रहा हूं कि जो मेरे पास, अच्छा सबका उत्तर नहीं दिया जाता। देखिए कुल मिला के 3 दिनों में 40-45 लोग तो बोले होंगे, ज्यादा बोले होंगे। तो 60 मैंने बताया जितना मेरे पास अभी तैयार होके आया बता रहा हूं, फिर भी किसी की बात रह जाए, अरे सुनो, किसी की बात रह जाए तो जो लिखा हुआ है कोशिश करेंगे कि उनका जवाब बना के आपको भेजा जाए। पहले दिन 13 थे, 2 20 दूसरे दिन। मुआवजे का विषय बहुत जगह से आया है। नहीं वो ठीक है, मैं करूंगा बाद में। अभी मेरे पास जो लिखे थे वही बताऊंगा। उसके अलावा ऑल ऑफ ए सडन आप कुछ बात पूछोगे तो फिर नया सेशन चल पड़ेगा एक। तो मुआवजे का जो विषय था कि ये अपने बंधुओं ने उठाया है। पानी जगह जगह भरा हुआ है, इसको निकालने की व्यवस्था ये भी जितनी संभव थी उतनी हमने की है। आगे भी अभी अगले सप्ताह में ही 5 जनवरी को ही शायद मेरे से समय लिया है कि फ्लड कंट्रोल बोर्ड की ये मीटिंग होगी,
उसके अंदर और जो प्रोजेक्ट हैं वो सारे, ताकि अगली बरसात की भी चिंता अभी हमको करनी है। पिछले अनुभव के आधार पर अगली बरसात में पानी वहां न रोके, इसके लिए ड्रेनेज कहाँ करना है, बाकी प्रोजेक्ट कहाँ लगाने हैं, वो सब करेंगे। और इसमें जो मुआवजे का विषय है वो जैसी गिरदावरी का विषय होता है, गिरदावरी सब हो जाने के बाद जो कल घोषणा कर दी गई है कि पहले 6,000 रुपया एकड़ जिनमें फसल नहीं बोई जाती थी उसमें 6,000 रुपया एकड़ मिलता था, अब उसको बढ़ा करके 7,500 रुपया एकड़ कर दिया है। वो तो एक नियम है कि जो मुआवजा पूरी फसल के नुकसान होने का है उसका 50% न बोने का है, क्योंकि उसमें बोया नहीं गया, केवल उसको एक कंपनसेट करना है। और इसके लिए जो भी पात्र होंगे उनको बहुत जल्दी और मुआवजा दे दिया जाएगा। आंकड़े दिए हैं बहुत ज्यादा, उन आंकड़ों का पढ़ने का फायदा नहीं है, वो सरकारी प्रक्रिया में ये सब चल रहा है। देखिए परमानेंट में एक बैन तो हमने कर दिया कि जो कोई भट्ठे लगाएगा और जो अपनी जमीन में से मिट्टी उठवा करके हाईवेज पर डलवाएगा, ऐसे लोगों का मुआवजा रिजेक्ट किया जाएगा। कोई नहीं, उनको कार्रवाई तो चलो अभी हमारे कर रहे हैं एनजीटी वाले। नहीं, देखिए उसमें कोई आदमी, कोई किसान पैसे भी लेगा वो, लेकिन कोई किसान बिजनेस करने के लिए अगर मिट्टी उठवाता है लाख रुपए की और बाद में वो सरकार को कहता है कि मेरा पानी भर गया और मुझे उसका मुआवजा दो, देखिए हमको बी फेयरनेस से चलेंगे, सब ठीक होगा। लालच तो कोई सीमा नहीं, लालच की सीमा कम है, लालच की सीमा नहीं होती है कोई, तो इसलिए लालच का जहां विषय उसको, अरे वो तो अलग है ना। मैं तो केवल जो कहा है वो सुनो, वो तो जो कहा है वो सुनो कि जो भट्ठे जिन्होंने लगा रखे हैं या जिन्होंने मिट्टी उठवा के सड़कों पर मिट्टी डलवाई है, वहां का मुआवजा इस कारण से नहीं दिया जाएगा। बल्कि मेरी सलाह है उन लोगों को कि वहां अगर पानी भरता है तो फिशरीज के काम में वो लोग आगे बढ़े, उसका उपयोग करें। एक विषय ये है जो हमारा परमाणु ऊर्जा परियोजना फतेहाबाद में जो लगी हुई है, उसमें रोजगार की बात कही गई है। अभी आज का विषय नहीं है, ये भी 1503 एकड़ जो अधिग्रहण की गई थी वो 2011 में 2010, 11, 12 में जो बनी थी 4, 6 और 7 की जो उसकी अधिसूचनाएं हुई थी उसके अंतर्गत लिया गया था कब्जा, और उनको बाकी फैसिलिटी तो सब दे दी गई थी, लेकिन जो मुआवजे की मांग है वो एनपीसीआईएल नेशनल एक प्रोजेक्ट वो है, तो उस कमेटी ने इसको पास करना था, उनके सामने विषय रखा गया। फिर ये कोर्ट में भी गए और कोर्ट ने 2 बार हमारे एफसीआर को कहा कि इसका एक स्टैंडिंग ऑर्डर ये तय करें, कोई उसका घोषणा करें। दोनों बार हमारे एफसीआर साहब ने कहा कि अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, एनपीसीआईएल अगर फैसला करना है रोजगार का तो उन्होंने करना है, हमारे योजना में नहीं है। इसलिए वो विषय लंबा लटकता आ रहा है। और अभी भी 2021 में भी उन्होंने स्पीकिंग ऑर्डर ऐसा ही पास किया, लेकिन उसके खिलाफ वहां के जो लोग हैं वो फिर कोर्ट में गए हैं और कोर्ट ने अब इसमें कुछ रिपोर्ट जो मांगी हुई है और उसमें एनपीसीआईएल को भी पार्टी बनाया है, और इसकी जो राय, इसके जो निर्णय है वो तिथि 6 महीने के भीतर भारत सरकार राज्य सरकार दोनों के लिए बाध्यकारी कर दी गई है। तो 6 महीने के अंदर उन्होंने, अब इसमें भारत सरकार भी और जो हमारे ये जो परमाणु संयंत्र बना रही है जो संस्था, उनको भी इसके अंदर बाध्यकारी किया है। और मुझे लगता है कि उसकी कोई जल्दी एक मीटिंग करके कोई एक रिपोर्ट आती है तो उनकी कोई ना कोई मदद उसके बाद होना संभव है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो कुछ स्थायी काम, विधायी काम बाकी हैं, उसके पास होने के बाद स्वाभाविक रूप से और तो कोई काम नहीं होगा। मैं इस समय इस 3 कर दूंगा, वो लिखित भेजूंगा। तो इस सत्र को बहुत अच्छे रूप से चलाने में हमारे पूरी विधानसभा की टीम ने, हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय और जो भी हमारे विधायक महोदय, सबने बहुत अच्छा एक योगदान किया। विपक्ष ने भी खास तौर पर किया है, क्योंकि विपक्ष का कंस्ट्रक्टिव अप्रोच यही वास्तव में ठीक लगता है। मुझे ध्यान में है कि जब हमने कैबिनेट में इस सत्र की डेट 22 दिसंबर रखी थी, टीवी में आ गया था, आपको भी भेज दिया था, लेकिन तुरंत हुड्डा साहब का फोन आया कि हम तो यात्रा में व्यस्त होंगे, इसलिए हमारे में से तो कोई नहीं आ पाएगा। हमने तुरंत उसका
तुरंत उसका एक्शन लिया कि नहीं, विपक्ष के बिना सेशन का कोई अर्थ ही नहीं है। विपक्ष पक्ष दोनों हैं तब तो कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में चर्चा होती है। हमने तुरंत अगली ही बैठक में, अगली बैठक नहीं बल्कि उसको सर्कुलेशन में कैबिनेट ने पास किया कि 22 को नहीं 26 को करेंगे। तो 26, 28, 28 3 दिन का ये सेशन 2022 का ये अंतिम सेशन, विदाई 2022 की 2023 के लिए मैं सभी सदस्यों के माध्यम से पूरी हरियाणा की जनता को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।